ये आपका कंटिन्यूएशन में है। स्ट्रेंथ के बाद नेक्स्ट आपसे पूछेगा एंड्योरेंस या सहन क्षमता क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, कैसे इसको डेवलप किया जाता है। फर्स्ट आप याद रखेंगे एंड्योरेंस या सहन क्षमता, थकने के बाद भी कार्य करने की जो आपके अंदर शक्ति है उसी को सहन क्षमता बोलते हैं। एबिलिटी टू वर्क अगेंस्ट द फटीग, इतना ही याद रखना है। फिर एंड्योरेंस को हमने 6 प्रकार से डिवाइड किया है। अगर पूछेगा नेचर ऑफ एक्टिविटी के बेस पर कैसे डिवाइड किया जाता है या गतिविधि की प्रकृति के बेस पर कैसे डिवाइड किया जाता है, तो 3 पार्ट हैं। बेसिक या मूलभूत एंड्योरेंस, जनरल एंड्योरेंस या सामान्य सहन क्षमता बोल सकते हैं, स्पेसिफिक एंड्योरेंस या विशिष्ट सहन क्षमता इसको हम बोल सकते हैं। तीनों में क्या फ़र्क है? लंबे समय तक काम करने के लिए जो आप अब सहन क्षमता को डेवलप किया जाता है उसको बेसिक एंड्योरेंस बोलते हैं। फिर जनरल एंड्योरेंस में क्या होता है, किसी भी प्रकार की मूवमेंट वो स्लो भी हो सकती है और वो फास्ट भी हो सकती है, उनको लंबे समय तक करने के लिए जो एंड्योरेंस डेवलप किया जाता है उसको सामान्य या जनरल एंड्योरेंस बोलेंगे। और किसी विशेष प्रकार की गतिविधि करने के लिए, ठीक है, कोई स्पेसिफिक एक्टिविटी करने के लिए उस प्रकार का अगर एंड्योरेंस डेवलप किया जाता है तो उसको स्पेसिफिक एंड्योरेंस बोलते हैं। एग्जाम्पल देखिए, बेसिक एंड्योरेंस, मान लो मुझे 30 मिनट्स तक दौड़ लगानी है, 1 घंटा दौड़ लगानी है, तो उसके लिए बेसिक एंड्योरेंस डेवलप होगा। जनरल एंड्योरेंस, मान लो मुझे कभी रनिंग करना है, कभी स्क्वाट लगानी है, कभी पुशअप करना है, लेकिन मुझे कंटिन्यू करते रहना है 1 घंटे तक, 2 घंटे तक, तो जनरल एंड्योरेंस। अब स्पेसिफिक में मान लो मुझे स्पेसिफिक कोई गेम खेलना, मान लो मुझे बैडमिंटन खेलना है, बैडमिंटन के 2-3 मैच कंटिन्यूसली खेलने 2 घंटे तक, तो मैं स्पेशली जो अपने अंदर एंड्योरेंस डेवलप करूँगा, किसका करूँगा? मैं करूँगा अपने पैरों का, क्योंकि उसमें पैरों की मूवमेंट ज़्यादा होती है, तो पैरों की शक्ति वहाँ पे बढ़ाऊँगा ताकि उनको थकावट ना हो, एंड्योरेंस उनका डेवलप हो जाए। तो तीनों में बस जनरल यही फ़र्क होता है। फिर बोलेगा कि ड्यूरेशन ऑफ एक्टिविटी के बेस पर कैसे डिवाइड किया गया है। ड्यूरेशन ऑफ एक्टिविटी बेस्ड मतलब गतिविधि की अवधि के अनुसार इसको कैसे डिवाइड किया गया है। एक को बोला है स्पीड एंड्योरेंस, गति सहन क्षमता। स्पीड एंड्योरेंस, जब आपको 45 सेकंड तक का ही वर्क करना है तो उसके लिए जो एंड्योरेंस है उसको स्पीड एंड्योरेंस बोला गया है। 45 सेकंड से 2 मिनट तक का अगर वर्कआउट है तो उसको हम शॉर्ट टर्म या अल्पकालीन सहन क्षमता बोलेंगे या शॉर्ट टर्म एंड्योरेंस बोलेंगे। 2 मिनट से 11 मिनट तक का अगर वर्कआउट के लिए आप एंड्योरेंस डेवलप करेंगे तो मिडल टर्म उसको एंड्योरेंस बोला जाएगा, ठीक है। उसको अल्पकालीन, इसको मध्यकालीन, और लॉन्ग टर्म एंड्योरेंस 11 मिनट से ज़्यादा का वर्कआउट करने के लिए दीर्घकालीन एंड्योरेंस इसको बोलेंगे, ठीक है। फिर जैसे स्ट्रेंथ में हमने पूछा था कि भाई स्ट्रेंथ कैसे क्या होती है, कैसे इसको डिवाइड किया गया है और कैसे ये डेवलप होगी, ऐसे ही सेम एंड्योरेंस का क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। एंड्योरेंस क्या है, कितने प्रकार के होते हैं और कैसे डेवलप किया जाता है। तो डेवलप करना या एंड्योरेंस को बढ़ाने के लिए 3 टाइप इन्होंने बताए हैं। एक कंटिन्यूअस मेथड, निरंतर इसको बोलेंगे, इंटरवल मेथड अंतराल में, और फार्टलेक मेथड, हिंदी इंग्लिश में सेम। कंटिन्यूअस निरंतर मेथड में आप क्या करेंगे, आप कंटिन्यू आपको वर्कआउट करना है बिना रुके, स्पीड यहाँ पे कम रखनी है लेकिन कंटिन्यू करते रहना है, ठीक है। इसमें अपनी स्पीड चेंज होती रहती है, कई बार स्लो स्पीड में भी ज़्यादा वर्कआउट करते हैं, कई बार फास्ट में करते हैं और कई बार स्पीड को चेंज करते रहते हैं, इसमें पेस वेरिएशन मैंने लिखा हुआ है। इसमें जनरली आपकी जो हार्ट रेट होगी, HR का मतलब यहाँ हार्ट रेट है, हार्ट रेट हमारी नॉर्मल 72 होती है। कंटिन्यूस मेथड एक्सरसाइज में आपकी हार्ट रेट लगभग लगभग 140, 150, 160 के अराउंड पहुँच जाती है, इससे ज़्यादा नहीं बढ़नी चाहिए। इससे ज़्यादा कब बढ़ेगी, जब आप स्पीड ज़्यादा बढ़ाएंगे, तो इससे ज़्यादा स्पीड नहीं बढ़ानी है कंटिन्यूस में। फिर इंटरवल मेथड, अंतराल मेथड, यहाँ पर क्या है, आप पहले एफर्ट करते हैं फिर अपने आप को रेस्ट देते हैं, उसको बोलेंगे यहाँ रिकवरी। मतलब पहले प्रयास फिर पुनः शक्ति प्राप्ति, मतलब रिकवरी में वही होता। तो आप एफर्ट करेंगे बहुत ज़्यादा,
मतलब यहाँ पे हार्ट रेट आपकी 180 तक पहुँच जानी चाहिए, इतना एफर्ट करना है। फिर आप अपने आप को टाइम देंगे, रिकवर करेंगे। रिकवर का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल ही आराम से बैठ के बहुत देर तक रेस्ट कर रहे हो, नहीं। जब आपकी 180 की हार्ट रेट दोबारा 120-130 के आसपास आ जाएगी, बस इतना ही रेस्ट आपने करना है, फिर दोबारा से वर्क करना है। इसको बोलेंगे इंटरवल मेथड। थोड़ी थोड़ी देर में एफर्ट करो, रिकवरी लो, फिर एफर्ट करो, फिर रिकवरी करो, फिर एफर्ट करो, फिर रिकवरी करो। लेकिन कंटिन्यूअस मेथड में रिकवरी नहीं है, वो कंटिन्यू प्रोसेस है, ठीक है। तीसरा आपका फार्टलेग मेथड। फार्टलेग मेथड में जो आपकी स्पीड है, ठीक है, या वो चेंज होगी सरकमस्टांसिस, परिस्थितियों के अनुसार। इसमें जैसे आपको ऐसी एक जगह पे आपको ट्रेनिंग करवाई जाती है जहाँ पे कहीं पे आपको माउंटेन देखने को मिलेंगे, कहीं रिवर मिलेगी, कहीं प्लेन मिलेगा, मतलब कहीं पर्वत है, कहीं पठार है, कहीं प्लेन है, कहीं नदियाँ हैं। तो जब माउंटेन पे चढ़ोगे तो आप ऊपर की तरफ चढ़ रहे हो, आपके तो आपकी स्पीड अपने आप स्लो हो जाएगी। जब रिवर है तो कंकर वगैरह हैं उस पे, ठीक है, उन पे आप दौड़ लगा रहे हो तो स्पीड कम हो जाएगी। जब प्लेन में आओगे तो आपको अपनी स्पीड बढ़ानी है। तो इसमें परिस्थिति के अनुसार आपकी स्पीड चेंज होती रहती है। तो स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस दोनों की हम बात कर चुके हैं। अब आगे चलते हैं स्पीड की तरफ, कंटिन्यू करते हैं। एंड स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस के बाद ये है आपका स्पीड। स्पीड क्या होती है भाई, देखो, कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा गति, सॉरी, कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा दूरी तय करना ही स्पीड है, ठीक है। मतलब मैक्सिमम डिस्टेंस शुड बी कवर्ड इन मिनिमम टाइम, दैट इज कॉल्ड स्पीड, सिंपल। फिर पूछेगा स्पीड के प्रकार बताइए, तो आप बोलेंगे जी 4 प्रकार होते हैं। रिएक्शन एबिलिटी, मतलब प्रतिक्रिया, एक्सीलरेशन एबिलिटी, एक्सीलरेशन का मतलब त्वरण है, लोकोमोटर एबिलिटी मतलब गति क्षमता, और एंड्योरेंस एबिलिटी गति सहन क्षमता। ये 4 प्रकार के हैं स्पीड। स्पीड में आप रिएक्शन एबिलिटी में क्या बोलेंगे, प्रतिक्रिया, मतलब कि आपको कोई रिएक्शन मिला और आपने कितनी जल्दी उस पर एक्शन किया, ठीक है। आपको किसी ने रिस्पॉन्स किया, जैसे गेट सेट गो, गो कहते ही जितनी जल्दी आप रिएक्शन करते हो, वो एक प्रकार की स्पीड है। हालांकि ये चीज़ें आपके, मैंने जैसे आपको बताया एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ, एकदम से दौड़ना, एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ में मैंने क्या बताया था, स्पीड के साथ, स्ट्रेंथ के साथ स्पीड जुड़ती है। तो रिएक्शन एबिलिटी एक उसका भी प्रकार है, क्योंकि वहाँ स्पीड भी बीच में आ रही थी, स्पीड के साथ स्ट्रेंथ भी था। तो रिएक्शन एबिलिटी को आप स्ट्रेंथ के साथ भी जोड़ सकते हो, और स्पीड के साथ भी जोड़ सकते हो, और कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज़ के साथ भी जोड़ सकते हो। क्योंकि रिएक्शन एबिलिटी में आपको कोऑर्डिनेशन भी बनाना होता है, साउंड के साथ आपके पैरों का कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। जैसे ही गो बोलता है तो मुझे उस पर रिएक्ट करना है। सेकंड आपका एक्सीलरेशन एबिलिटी, त्वरण, मतलब एक बिल्कुल आपकी स्पीड ज़ीरो है, ज़ीरो से लेके मैक्सिमम आप कितनी अचीव कर सकते हो और उसको कितने टाइम में अचीव कर सकते हो। जितने कम समय में आप मैक्सिमम स्पीड अचीव कर पाओगे उसको एक्सीलरेशन एबिलिटी बोलेंगे। थर्ड, लोकोमोटर एबिलिटी, मतलब गति क्षमता, आप अपनी एक स्पीड को कितनी देर तक मेंटेन कर सकते हैं उसको लोकोमोटर एबिलिटी बोलेंगे। फोर्थ, एंड्योरेंस, एंड्योरेंस सॉरी स्पीड एंड्योरेंस आप इसको बोल सकते हैं, स्पीड एंड्योरेंस। जैसे हमने स्ट्रेंथ एंड्योरेंस देखा था, स्ट्रेंथ का, ताकत का काम थकने के बावजूद भी करते रहना स्ट्रेंथ एंड्योरेंस है, और स्पीड का काम थकने के बावजूद भी करते रहना स्पीड एंड्योरेंस है। मतलब लंबे समय तक, बहुत लंबे समय तक एक गति को बनाए रखना ही स्पीड एंड्योरेंस बोला जाएगा, ठीक है। बोलेगा जैसे हमने देखा था कि भाई स्ट्रेंथ को बढ़ाने के तरीके बताओ, एंड्योरेंस को बढ़ाने के तरीके बताइए, ऐसे ही पूछेगा स्पीड को बढ़ाने के तरीके। तो सिर्फ 2 मेथड आप याद रखेंगे, एक्सीलरेशन मेथड और पेस रन। एक्सीलरेशन मेथड में जनरली हम छोटे छोटे रनिंग करते हैं, छोटी छोटी रनिंग, लेकिन फुल स्पीड से, जैसे 60 मीटर की रनिंग, 50 मीटर की रनिंग, ठीक है। ये 6, 7, 8, 10 बार की जाती है। एक बार की फुल स्पीड से, थोड़ा सा रेस्ट लिया, फिर वही की एक्सीलरेशन स्पीड। 60 मीटर या 50 मीटर के स्प्रिंट होते हैं इसमें। पेस रन में क्या होता है, लंबे समय तक एक ही पेस में दौड़ लगाई जाती है, उसको पेस रन बोलेंगे। ये सब स्पीड को डेवलप करने के तरीके हैं।
फिर आप इससे पहले ये देखिए फ्लेक्सिबिलिटी। अब फ्लेक्सिबिलिटी का भी वही क्वेश्चन, भाई फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है, कितने प्रकार में इसको बांटा जाता है और इसको बढ़ाने के तरीके। देखो फ्लेक्सिबिलिटी आप याद रखेंगे, फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है, एक कोई भी आपका जॉइंट है, ठीक है, उस जॉइंट के चारों तरफ आप कितनी मूवमेंट कर सकते हो, वो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी है। ये दो प्रकार की हो सकती है, एक्टिव भी हो सकती है और पैसिव भी हो सकती है, मतलब सक्रिय भी हो सकती है, अक्रिय भी हो सकती है। सक्रिय मतलब जो आप खुद करते हो, और पैसिव मतलब अक्रिय मतलब जो आप किसी की मदद से करते हैं। बस इतना ही ध्यान रखना है। एक्टिव में दो प्रकार की हो सकती है, स्टैटिक जहाँ कोई मूवमेंट नहीं होगी, स्थिर होंगे आप, और डायनामिक जो गति के साथ होगी। अब फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाने के तरीके देखिए। एक क्या लिखा है, बैलिस्टिक मेथड, आपको दिख रहा होगा बैलिस्टिक मेथड। दूसरा लिखा है स्टैटिक स्ट्रेच, और तीसरा लिखा है डायनामिक स्ट्रेच। बैलिस्टिक मेथड को भाई हिंदी में भी बैलिस्टिक बोलेंगे, स्टैटिक स्ट्रेच को स्थिर खिंचाव बोलेंगे, और डायनामिक स्ट्रेच को गतिशील खिंचाव बोलेंगे। जैसे फ्लेक्सिबिलिटी कैसे बढ़ाते हैं, हम अपनी मसल्स में खिंचाव करते हैं, ठीक है, उनको खींचते हैं। लेकिन जब आप बिना कोई मूवमेंट करे, मतलब आप एक ही जगह पे खड़े हो और अपने आप हाथों को खींच रहे हो, ठीक है, गर्दन में खिंचाव कर रहे हो, पीठ में खिंचाव कर रहे हो, वो स्टैटिक स्ट्रेच है। लेकिन आप मूवमेंट के साथ अगर ये शिफ्ट कर रहे हो तो ये डायनामिक स्ट्रेंथ होगी। और बैलिस्टिक मेथड में आपको एक रिदमिक तरीके से करना है। रिदमिक से मेरा मतलब है जैसे आपके हाथ पैर एक साथ मूव करने हैं, एक रिदम में मूव कर रहे हैं। जैसे सर्कस में या कहीं पे आपने टीवी में देखा होगा कि एक बंदा दोनों हाथों में बॉल को घुमाता रहता है, दोनों हाथों में घुमाता रहता है और पकड़ता भी रहता है, लेकिन गिरती नहीं, वो रिदम है उसका, ठीक है। तो रिदमिक तरीके से जब फ्लेक्सिबिलिटी डेवलप की जाती है तो उसको बैलिस्टिक मेथड बोलते हैं। और स्टैटिक स्ट्रेच और डायनामिक स्ट्रेंथ, स्पीड हम देख चुके हैं। लास्ट आपका आता है कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज़। ये जनरली क्वेश्चन पूछता नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए फिर भी कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज़ क्या है, क्योंकि हमारे सिलेबस में है, तो हम इसको एक बार देख लेते हैं। कोऑर्डिनेटिव मतलब तालमेल बनाना भाई। न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन मतलब न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन आपने 10th में भी पढ़ा होगा। आपको कुछ इम्पल्सिस मिलते हैं, मतलब मैसेज मिलते हैं आपके माइंड को, ठीक है। माइंड उन्हीं मैसेजेस को आपके मसल को ट्रांसफ़र करता है और मसल फिर रिएक्ट करती है। ये कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी है। ये आपका कितना बढ़िया है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, और ये एक्सरसाइज पे भी डिपेंड करता है। सेकंड वन इज ओरिएंटेशन, कपलिंग, रिएक्शन, बैलेंस, रिदमिक और अडेप्टेशन। देखो ओरिएंटेशन और अडेप्टेशन एक जैसे होते हैं, ठीक है। अपने को परिस्थिति के अनुसार उसी प्रकार के कोऑर्डिनेशन में ले आना, वही है ओरिएंटेशन एबिलिटी, और अडेप्टेशन एबिलिटी एक जैसा है। रिएक्शन एबिलिटी क्या है, हमने स्पीड में भी देखा था। जब आपको कोई रिस्पॉन्स मिलता है उसके अगेंस्ट में जब आप कोई प्रतिक्रिया करेंगे तो उसको रिएक्शन एबिलिटी बोलेंगे। ये भी कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज़ में आती है। जैसे ही आपको साउंड मिलती है गो की, आपके हाथ कैसे मूव करते हैं और आपके पैर कैसे मूव करते हैं, दोनों में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, तभी आप अच्छा एक स्टार्ट ले पाओगे। उसी को कोऑर्डिनेशन बोला गया। बैलेंस इन द सेंस, जैसे जिम्नास्टिक के लोग होते हैं, हैंड स्टैंड करते हैं, हाथों पे ही वो बैलेंस बना के रखते हैं, ठीक है, इसको बैलेंस एबिलिटीज़ बोलते हैं। ये भी कोऑर्डिनेशन में ही आती है, क्योंकि यहाँ पे आपके बहुत सारे मसल्स का कोऑर्डिनेशन होना ज़रूरी है, नहीं तो आप नहीं कर पाओगे। ऐसे ही रिदमिक एबिलिटी है, जैसे आपने जिम्नास्टिक में देखा होगा रिदम से कितने तरीके किए जाते हैं। आप अगर पहले हम डांस इंडिया डांस देखते थे, अभी भी देखते हैं, तो उसमें बहुत सारे डांस स्टेप्स ऐसे होते हैं जो एक बहुत अच्छी रिदम में होते हैं। मतलब वो एक ने इशारा दिया, दूसरे हाथ कैसे हिलेगा, पैर कैसे हिलेगा, सभी का अपना आपस में कोऑर्डिनेशन होता है। तो ये सब कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज़ हैं। इन पे मैं बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। लास्ट आपका आता है इसमें सर्किट ट्रेनिंग। सर्किट ट्रेनिंग देखो मैंने एक डायग्राम बनाया हुआ है, ऐसा ही डायग्राम आप अपने पेपर में ही बना सकते हैं। सर्किट ट्रेनिंग क्या होता है सर्किट क्या होता है, सर्किट हमने देखा है, साइंस में भी पढ़ा है, फिजिक्स में भी पढ़ा है। एक पॉजिटिव टर्मिनल और एक नेगेटिव टर्मिनल दोनों जब आपस में जुड़े हुए होते हैं उसको एक सर्किट बोलते हैं। मतलब एक क्लोज लूप होता है, एक बंधा हुआ लूप होता है। जैसे उसी क्लोज लूप के हर एक कोने पर आपको कुछ टर्मिनल्स बनाए हुए हैं, उन पर आपको कोई कोई एक्सरसाइज करनी है। जैसे मैंने लिखा है एक सर्कल है, सपोज करो,
उस सर्कल पे आप 1 नंबर पे खड़े हो जहाँ 1 नंबर लिखा हुआ। तो फर्स्ट नंबर पे जैसे ही मैं बोलूँगा स्टार्ट, तो फर्स्ट नंबर पे आप पहले सबसे पहले सिटअप करेंगे, फिर भागेंगे। सेकंड नंबर पे जाके आप बैक की एक्सरसाइज करेंगे। थर्ड नंबर पे जाके आप स्क्वाट लगाएंगे, मतलब हाफ स्क्वाट, बैठेंगे, मतलब आप लेग की एक्सरसाइज कर रहे हैं। 4 नंबर पे जाके एक बेंच रखा होगा, आपको उस पर बेंच प्रेस एक्सरसाइज करनी है, तो वो आपकी चेस्ट के लिए हो गई। 5 नंबर पे जाएंगे तो आप पुशअप करेंगे, वो आपके शोल्डर्स और बाइसेप्स के लिए हो गई। 6 नंबर पे जाके आप फुल स्क्वाट लगाएंगे, वो आपके लेग के अपर पोर्शन के लिए हो गई। मतलब व्हाट आई मीन टू से कि एक ही सर्कल में आपने 6-7 अलग अलग बॉडी पार्ट्स की एक्सरसाइज करनी है और इसको फुल स्पीड में करना है, ठीक है। इसको कम से कम टाइम में करना होता है। एक नंबर एक्सरसाइज करी, रनिंग किया, दूसरे पे गई, दूसरे पे किया, रनिंग की, ठीक है। ये होती है सर्किट ट्रेनिंग। एक डायग्राम यहाँ भी बना रखा है। जैसे 1 नंबर पे आप खड़े हैं, आपने कमांड दी स्टार्ट, तो आपने वहीं पे रनिंग स्टार्ट कर दी, स्टैंडिंग पे ही खड़े खड़े रनिंग, ठीक है। फिर भाग के गए, सेकंड नंबर पे टो टच किए, टो टच करने हैं। थर्ड नंबर पे जाके आपने फिर जॉगिंग करनी है, जॉगिंग के सपोज करो कि भाई 20 स्टेप करने हैं, फिर रनिंग की। 4 नंबर पे जाके आपको होप करना है, होप मतलब लंगड़ी टांग। 5 नंबर पे जाके आपको स्कीपिंग लिखा हुआ है, मान लो रोप रखी हुई है, आपको 50 रोप स्कीपिंग करनी है। 6 नंबर पे जाके आपको फ्रॉग जंप करना है। तो ये सब ऐसे एक क्लोज लूप बनाते हैं, तो सर्किट ट्रेनिंग होती है वो, ठीक है। ये आप याद रखेंगे। और ये मैंने छोटे से नोट्स बनाए हैं, इनको बड़ी क्या बोलते हैं, एक अच्छी लैंग्वेज में आप अपनी उससे भी देख सकते हैं, सपोर्ट मटेरियल से। तो जनरली इसमें मैंने आपको 5 क्वेश्चन बताए और इन्हीं में से पूछेगा। स्पीड के बारे में, स्ट्रेंथ के बारे में, फ्लेक्सिबिलिटी के बारे में और एंड्योरेंस के बारे में, और लास्ट सर्किट ट्रेनिंग। कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज़ अभी तक नहीं पूछा है, तो चांस भी कम ही है। बाकी ये 5 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये आप देख लीजिए, ठीक है। थैंक यू। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं इसका।